हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे आइसो क्वांट कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सम उत्पाद वक्र व उसकी विशेषताएं। अब सम उत्पाद वक्र क्या होता है? द टर्म, अब इसमें दो वर्ड हैं, आइसो का मतलब है इक्वल, आइसो मीन्स इक्वल, और क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांट का मतलब है क्वांटिटी या आउटपुट। द टर्म आइसो मीन्स इक्वल एंड क्वांट इम्प्लाइंग क्वांटिटी और प्रोडक्ट और आउटपुट। तो आइसो क्वांट का मतलब है इक्वल क्वांटिटी या इक्वल प्रोडक्ट या इक्वल आउटपुट। इट मीन्स इक्वल क्वांटिटी, इक्वल आउटपुट, इक्वल प्रोडक्ट। इसे हम आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कह सकते हैं और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ये प्रोडक्शन हमारा इंडिफरेंस कर्व से मिलता जुलता है। इंडिफरेंस कर्व जो हमने किया था कंज्यूमर बिहेवियर में, उसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोडक्शन से संबंधित है, तो इसलिए हम इसे प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कह सकते हैं। तो आइसो क्वांट कर्व क्या होता है? आइसो क्वांट कर्व इज दैट कर्व विच शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर इनपुट्स। ये टू फैक्टर इनपुट कुछ भी हो सकते हैं, लेबर, कैपिटल, यील्डिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं। सो आइसो क्वांट कर्व सम उत्पाद वक्र वह वक्र है जो दो फैक्टर कॉम्बिनेशन, टू फैक्टर इनपुट्स, दैट मीन्स लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल, श्रम और पूंजी के उन सभी कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, यील्डिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट, जिससे आउटपुट सेम होता है। तो आइसो क्वांट कर्व इट शोज द बिहेवियर ऑफ ए प्रोड्यूसर, ये एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर को शो करता है। जो हमने इंडिफरेंस कर्व किया था, तटस्थता वक्र, वो एक उपभोक्ता के बिहेवियर से संबंधित था, लेकिन जो आइसो क्वांट कर्व है, सम उत्पाद वक्र, वो एक ऐसा वक्र होता है जो दो साधनों के, टू फैक्टर इनपुट्स, दो साधनों के उन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, संयोगों को दर्शाता है, जिससे उत्पादक को, किसे, उत्पादक को सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है उसे ये शो करता है आइसो क्वांट कर्व। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? आइसो प्रोडक्ट कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसोर्सेज, कोई भी दो रिसोर्स हो सकते हैं, लेबर, कैपिटल, विद विच अ फर्म कैन प्रोड्यूस एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जिससे एक फर्म इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, वो पता होता है कि कितना प्रोडक्शन होगा, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, कुछ भी हो सकती है। तो ये प्रोफेसर बिलास की डेफिनेशन है कि सम उत्पाद वक्र वह वक्र है जो दो साधनों के उन संयोगों को दर्शाता है, जिससे एक फर्म को इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये आइसो क्वांट कर्व बहुत कुछ इंडिफरेंस कर्व के जैसा ही है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में क्या था, वहाँ पर दो वस्तुएं थी जो एक उपभोक्ता को इक्वल सेटिस्फेक्शन देती है, और यहाँ पर हमारे पास दो साधन हैं, दो साधन। तो आइसो क्वांट कर्व क्या है? दो साधनों के उन सभी संयोगों को दर्शाया जाता है, जिससे एक प्रोड्यूसर को, एक फर्म को इक्वल आउटपुट प्राप्त होता है। यहाँ पर आउटपुट और यहाँ पर इट मीन्स, इसमें आइसो क्वांट कर्व में जो दो मेन हमारे पास चीज़ें हैं वो क्या हैं? एक तो टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, और जो इसमें है इक्वल आउटपुट मिलता है प्रोड्यूसर को। तो ये इन दो फैक्टर्स के उन सभी संयोगों को दर्शाया जाता है, जिससे एक प्रोड्यूसर को इक्वल आउटपुट मिलता है। तो अब इसकी एजम्पशंस क्या हैं? दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए गए हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, हम ये मानकर चलते हैं कि जो साधन हैं वो आपस में सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, कि लेबर की जगह हम कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल की जगह लेबर को। डिविजिबल फैक्टर्स, जो साधन हैं उनको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। कांस्टेंट टेक्निक स्थिर रहती है। एफिशिएंट कॉम्बिनेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स, जितने भी साधन हैं उनका हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं जब हमें तकनीक का पता है। तकनीक के पता होने के साथ ही जितने भी साधन हैं उनका एफिशिएंट यूज़ होता है। तो दीज आर द एजम्पशंस। नाउ वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आइसो क्वांट शेड्यूल और आइसो
क्वांट कर्व, इसको हम शेड्यूल और टेबल्स डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में मैंने कॉम्बिनेशन लिए हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास क्या है, लेबर कैपिटल, दो साधन लिए हैं, लेबर एल और कैपिटल के, और आउटपुट है हमारा 100 यूनिट्स। तो देयर इज ए कॉम्बिनेशन जिसमें एक लेबर की यूनिट और 12 कैपिटल की यूनिट से हमारा आउटपुट 100 होता है। नाउ बी कॉम्बिनेशन, बी संयोग ऐसा है कि अगर हम लेबर की एक यूनिट को बढ़ाते हैं तो हमें कैपिटल की कुछ यूनिट्स को छोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कैपिटल की 4 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करते हैं तो तब भी हमारा आउटपुट 100 होता है। नेक्स्ट देयर इज अ सी कॉम्बिनेशन जिसमें हम लेबर की 3 यूनिट्स की, सी संयोग में क्या है कि लेबर की 3 यूनिट से हमें कैपिटल की 3 यूनिट को हम छोड़ते हैं तो कैपिटल की हमारे पास 5 यूनिट है और आउटपुट अभी भी 100 यूनिट ही होता है। नेक्स्ट देयर इज अ डी कॉम्बिनेशन, अगर हम लेबर की 1 मोर यूनिट लेते हैं तो हमें कैपिटल की और यूनिट्स छोड़ते हैं, हम 2 यूनिट्स को छोड़ते हैं तब भी आउटपुट 100 होता है। नेक्स्ट ई कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें लेबर की 5वीं यूनिट जब हम लेते हैं तो कैपिटल की हमें 1 यूनिट छोड़नी पड़ती है, जो कि अब हमारे पास कैपिटल की 5 लेबर एंड 2 कैपिटल से भी हमारा जो आउटपुट है वो 100 यूनिट होता है। तो ये हमारे पास है आइसो क्वांट शेड्यूल। तो आइसो क्वांट शेड्यूल क्या है, आइसो क्वांट शेड्यूल इज अ शेड्यूल विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर इनपुट्स, जो 2 फैक्टर इनपुट्स हैं उनके विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे हमारा आउटपुट सेम रहता है। तो देखो हम शेड्यूल से ही देख सकते हैं कि बहुत सारे संयोग हैं लेबर और कैपिटल के, बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाए गए हैं, लेकिन आउटपुट हमारा सेम रहता है 100 यूनिट्स। तो इसी ही हम टेबल से कर्व से दिखा सकते हैं। तो हमने ओ वाई एक्सिस पर कैपिटल ली है पूंजी और ओ एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं लेबर, और जो ये टेबल है मैंने उसी को ही प्लॉट करके बनाया है। यहाँ पर हमने 2-2 का डिफरेंस लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और लेबर के लिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि लेबर में 1-1 का डिफरेंस था, वो लेकर हमने आइसो क्वांट कर्व बनाया है आई क्यू, और 100 यूनिट्स जो ब्रैकेट में 100 है वो 100 आउटपुट को शो करती है। तो आइसो क्वांट कर्व क्या है, देखो हमारे पास ए कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन जिसमें लेबर की 1 और कैपिटल की 12, तो लेबर की 1 यूनिट और कैपिटल की 12 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारे पास इससे, और बी कॉम्बिनेशन है जिसमें लेबर की 2 यूनिट्स हैं और कैपिटल की 8 यूनिट्स। इसी तरह से सी कॉम्बिनेशन, लेबर की हमारे पास है 3 यूनिट्स और कैपिटल की 5 यूनिट्स, ये 5 है, 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। इसी तरह से डी एंड ई कॉम्बिनेशन, इन सभी संयोगों से मिलकर हमारे पास आइसो क्वांट कर्व बनता है आई क्यू। तो आइसो क्वांट कर्व क्या है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ओ वाई एक्सिस और ओ एक्स एक्सिस पर हम लेबर कैपिटल और लेबर लिखेंगे। तो ओ वाई एक्सिस पर पूंजी को लिया गया है और ओ एक्स एक्सिस पर लेबर को लिया गया है। तो आइसो क्वांट कर्व वह कर्व है जो 2 साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे एक उत्पादक को इक्वल आउटपुट प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप ऑफ आइसो क्वांट, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। मार्जिनल तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या आइसो क्वांट का स्लोप। तो अब स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होती है, आइसो क्वांट की ढाल क्या है। तो स्लोप ऑफ एन आइसो क्वांट, इट इज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन इनपुट टू अनदर, वन इनपुट फॉर अनदर, इट इज रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन of one input for another, और इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS लेबर फॉर कैपिटल भी कह सकते हैं। तो हमने अब यहाँ पर क्या किया कि इसी टेबल में मैं आपको दिखाती हूँ कि एक लेबर की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए हमने कैपिटल की यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है, कैपिटल की यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट किया है। तो अगर हम इसी में देखें कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास लेबर फॉर कैपिटल, हमने यहाँ पर 4 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है फॉर टेकिंग 1 यूनिट ऑफ लेबर। नेक्स्ट 3:1, देन 2:1, देन 1:1, इट इज़ द रेट। ये हमारे पास है इसका स्लोप, आइसो क्वांट का स्लोप, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इट इज़ द रेट एट विच वन फैक्टर इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर फैक्टर with
सेम लेवल ऑफ आउटपुट, जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है वो सेम रहता है। तो क्या है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इट इज़ द रेट जिसमें हम एक साधन को, जिसमें उत्पादन स्थिर रहने के साथ एक साधन दूसरे साधन के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल की हमारे पास है डेल्टा के अपॉन डेल्टा एन, दैट इज चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। तो ये हमारे पास इसका स्लोप है, जो कि हम इस टेबल में भी देख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोक्वांट मैप। आइसोक्वांट मैप, इट इज़ द फैमिली ऑफ आइसोक्वांट कर्व्स प्लेस्ड इन अ वन डायग्राम। तो ये क्या है कि आइसोक्वांट, जो डिफरेंट आइसोक्वांट कर्व्स है उसकी फैमिली को आइसोक्वांट मैप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये डिफरेंट आइसोक्वांट दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो आइसोक्वांट है वो 100 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, IQ1 200 को, IQ3 300 यूनिट्स को। और हमें पता है कि IQ2 से मिलने वाला जो आउटपुट है, क्लियर है यहाँ पर, वो IQ1 से अधिक है, और IQ1 से जो मिलने वाला आउटपुट है वो IQ से अधिक है। तो इसका मतलब जितने ऊंचे हम आइसोक्वांट पर जाते रहेंगे हमें आउटपुट भी उतना ही अधिक मिलता रहेगा। तो ये हमारे पास है आइसोक्वांट मैप। अब अगर हम आगे करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट कर्व, तो फर्स्ट हमारे पास है आइसोक्वांट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो आइसोक्वांट का स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट होता है, या स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसा कि हमें इसे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आइसोक्वांट का जो स्लोप है, ये आपने ध्यान रखना है कि ओ वाई एक्सिस पर हम कैपिटल लिखते हैं और ओ एक्स एक्सिस पर लेबर। इकोनॉमिक्स में हम जब भी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पर क्या लिया है। कई बार स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं कि ओ वाई एक्सिस और ओ एक्स एक्सिस पर कुछ भी लिख देते हैं। तो आप, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ओ वाई एक्स और ओ एक्स एक्सिस पर क्या लिखा है, तब तक हम इसके रिलेशनशिप को, डायग्राम को शो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि आइसोक्वांट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ऐसा क्यों होता है, इसका नेगेटिव स्लोप है बिकॉज वन फैक्टर इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अनदर फैक्टर। ये हमारा आइसोक्वांट कर्व है, तो इसका मतलब है कि एक फैक्टर की यहाँ पर है कैपिटल की के यूनिट्स और लेबर की एल। तो अगर हम एक फैक्टर को अधिक लेना चाहते हैं, लेबर को हम ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो हमें कैपिटल की कुछ यूनिट्स को छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से हमारे पास जो आइसोक्वांट कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कि अगर हम सेम अमाउंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हमें एक फैक्टर को हम अधिक यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें दूसरी जो फैक्टर है उसको कम यूज़ करना होगा, या उसको हमें सेक्रीफाइस करना होगा, उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इसलिए हमारा जो आइसोक्वांट कर्व है वो लेफ्ट टू राइट होता है। नेक्स्ट है आइसोक्वांट कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो आइसोक्वांट कर्व है वो मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होते हैं, मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होते हैं। इसका मतलब है, इसका जो रीजन है, इस अर्थात जो आइसोक्वांट कर्व है दैट आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वो कॉन्वेक्स होते हैं। और बिकॉज जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। तो अगर हम एक फैक्टर की अधिक मात्रा को लेना चाहते हैं, तो दूसरे फैक्टर की जो हमें क्वांटिटी है वो डिक्रीजिंग रेट से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। इसको हम यहाँ से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मैंने डायग्राम बनाया था आइसोक्वांट का, देखो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो कैपिटल है वो कैपिटल की हमने 4 यूनिट को सेक्रीफाइस किया था, कैपिटल की 4 यूनिट सेक्रीफाइस की लेबर की 1 यूनिट लेने के लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, जब कैपिटल की यूनिट सेक्रीफाइस की तब हमने यहाँ पर 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट लेने के लिए। तो जो रेट है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज डिमिनिशिंग। इसी की वजह से यहाँ पर देखो हमने 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया, 1। इसी की वजह से जो हमारा आइसोक्वांट कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है। आइसोक्वांट कर्व कॉन्वेक्स होने का रीज़न है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज द रीज़न बिहाइंड इन आइसोक्वांट कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जो आइसोक्वांट कर्व है वो कॉन्वेक्स होते हैं, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। कि एक लेबर की एक क्वांटिटी लेने के लिए हमें जो कैपिटल है उसकी हम लेस क्वांटिटीज़ को वो करते हैं,
सेक्रीफाइस करते हैं। दिस इज द रीज़न। नेक्स्ट हमारे पास है टू आइसो क्वांट कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो आइसो क्वांट हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि एक जो आइसो क्वांट कर्व हैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को शो करते हैं। जैसे अगर हम देखें एट IQ1, यहाँ पर जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो 100 लेवल ऑफ आउटपुट है, और इस पर फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। तो A और जो B पॉइंट है एट IQ1 100 लेवल ऑफ आउटपुट पर A और B दोनों बराबर हैं। इट मीन्स A और B पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आउटपुट का लेवल 100 है। नेक्स्ट IQ2 है, यहाँ पर आउटपुट का लेवल 200 है, और इस पर A और C बराबर हैं। A और C बराबर हैं क्योंकि जो A इंटरसेक्ट का पॉइंट है वो C के भी बराबर है, तो इसका मतलब A और C पॉइंट पर आउटपुट 200 है। अगर A इज इक्वल टू B और A इक्वल टू C है तो B इज इक्वल टू C होना चाहिए। इसका मतलब B और C इक्वल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि B पर जो आउटपुट का लेवल है वो 100 यूनिट है और C पर आउटपुट का जो लेवल है वो 200 है। सो B इज नॉट इक्वल टू C। B और C आपस में बराबर नहीं है। सो वी कैन से दैट टू आइसो क्वांट कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते। नेक्स्ट, हाइयर आइसो क्वांट शोज हाइयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जो हाइयर आइसो क्वांट कर्व है वो हाइयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को शो करता है। जो हाइयर पहला आइसो क्वांट है उसके ऊपर प्रोडक्शन 100 है, जो सेकंड आइसो क्वांट है उसके ऊपर प्रोडक्शन 200 है। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो हाइयर आइसो क्वांट कर्व है वो हाइयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास IQ पहला प्रोडक्शन कर्व है, तो इसके पर हमारे पास इतनी OK कैपिटल OL लेबर से आउटपुट 100 यूनिट है, और अगर हम इसके B दूसरा जो कर्व है IQ1 उसके B पॉइंट पर आते हैं तो हमारा जो OK1 कैपिटल और OL1 लेबर के साथ हमारा जो आउटपुट है वो 200 यूनिट हो जाता है। इट मीन्स IQ1 से मिलने वाला आउटपुट IQ1 से मिलने वाले आउटपुट से ज़्यादा है, और IQ2 और IQ1 से मिलने वाला आउटपुट IQ से ज़्यादा है। इट मीन्स हाइयर आइसो क्वांट शोज हाइयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, IQ कर्व्स नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। उनका पैरेलल होना जरूरी नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर पैरेलल करके दिखाया, लेकिन हर बार ऐसा ही हो तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब उनकी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बराबर है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में वो पैरेलल नहीं होते, समांतर नहीं होते, तो उनकी जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है लेबर ऑफ कैपिटल वो अलग अलग होगी। अगर यहाँ पर देखो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन सबकी बराबर है क्योंकि वो पैरेलल हैं, लेकिन अगर किसी दशा में आइसो क्वांट कर्व पैरेलल नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि उनका समांतर होना जरूरी है। अगर उनका जो समांतर होना है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पर निर्भर करता है। अगर वो पैरेलल हैं तो उनकी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बराबर है, और अगर वो उनकी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बराबर नहीं है तो वो पैरेलल नहीं भी हो सकते। तो हमेशा आइसो क्वांट कर्व का एक दूसरे के पैरेलल होना जरूरी नहीं है। तो ये हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज़ आइसो क्वांट कर्व की। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।